Hello students, today we will start class 8 chapter 1st civics constitution of India. भारत का संविधान. Why do we need a constitution? For the proper functioning of a country, laws are necessary. किसी भी कंट्री की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए कानूनों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, नियमों की काफ़ी ज़रूरत होती है. कॉन्स्टिट्यूशन उन सभी नियम और कानूनों का ही एक सेट होता है. A constitution consists of a set of rules and principles to govern the country. किसी भी कंट्री को गवर्न करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसके अंदर काफ़ी सारे रूल होते हैं, काफ़ी प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको सभी को फॉलो करना होता है. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ड्राफ्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच was formed in December 1946. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक ड्राफ्ट कमेटी बनाई गई थी पहले, बाद में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण किया गया था. अब देखिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसके अंदर 300 मेंबर्स थे. 300 मेंबर्स को मिलाकर एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि संविधान सभा बनाई गई थी. उसी संविधान सभा में बाद में ड्राफ्ट कमेटी बनाई गई और अदर जो कमेटीज़ हैं वो बनाई गई थी. उन्हीं की एक काफ़ी लंबी प्रोसेस के बाद हमारा जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो बनकर प्रिपेयर हुआ था. ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, संविधान सभा है, ये दिसंबर 1946 में बनाई गई थी और इसके अंदर 300 मेंबर्स होते थे, यानी कि 300 मेंबर थे इसके अंदर. द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंसिस्टेड ऑफ 300 मेंबर्स इन 1946. इट वाज हेडेड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई, संविधान सभा बनाई गई थी, तो इनके जो हेड थे वो सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था. लेकिन उनको जो है हेड किस लिए बनाया गया था, उनको एक अस्थायी अध्यक्ष के रूप में मान्यता मिली थी क्योंकि वो सबसे बुजुर्ग थे, इसीलिए उनको बना दिया गया था. लेकिन जब संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी तो उसमें उनकी तबीयत खराब हो गई थी, जिसकी वजह से जो है जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उनको स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था. द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंप्लीटेड द वर्क इन 2 years 11 months एंड 18 days. जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा बनाई गई थी उसने संविधान को बनाने का कार्य 2 साल 11 महीने और 18 दिन में कंप्लीट किया था. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडोप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 एंड केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950. भारत का संविधान जो है वो 1949 में 26 नवंबर को बनके तैयार हो गया था. उसको अडॉप्ट कर लिया गया था, लेकिन उसको लागू नहीं किया गया था. उसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को. अब इसका क्या रीज़न है कि जब हमारे देश का संविधान अडॉप्ट कर लिया गया था 26 नवंबर को 1949 में, तो उसको लागू क्यों नहीं किया गया, उसको लागू 26 जनवरी 1950 को क्यों किया गया? इसका एक रीज़न था. सबसे पहले 26 जनवरी 1930 में 26 जनवरी को लाहौर अधिवेशन हुआ था और वहाँ पर 26 जनवरी 1930 को सबसे पहले जो है स्वतंत्रता दिवस यानी कि इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी. अब उसी दिन को यादगार बनाने के लिए 26 जनवरी को हमारा संविधान जो है लागू किया गया था, ताकि हम उस दिन को यादगार बनाकर रखें जिस दिन हमारा पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था. तो 26 जनवरी 1930 को सबसे पहला स्वतंत्रता दिवस था, एक सांकेतिक स्वतंत्रता दिवस था, वो मनाया गया था. उसी को याद रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था. द मेन फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर फेडरलिज्म, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेपरेशन ऑफ पावर्स, फंडामेंटल राइट्स एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड सेकुलरिज्म. ये कुछ फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उनकी हम बात करते हैं. कौन कौन से फीचर्स हैं? तो फर्स्ट फीचर है फेडरलिज्म. फेडरलिज्म का मतलब है संघवाद. इंडियन जो गवर्नमेंट है वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है. उसमें क्या है, फेडरलिज्म सिस्टम है. जो फेडरेशन सिस्टम होता है उसमें गवर्नमेंट को डिवाइड कर दिया जाता है अलग अलग पार्ट्स में. ठीक है, ऐसा नहीं होता कि सारी पावर्स जो है वो एक ही पार्ट को सौंप दी जाए. संघवाद में क्या होता है, जो गवर्नमेंट होती है उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, जैसे कि कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका.
और इसके अलावा भी जो गवर्नमेंट है उसको स्टेट लेवल पर भी जो है डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया जाता है। इसके बाद बात आती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की। देखिए, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब है कि भारत में संसदीय सरकार है, यानी कि यहाँ पर संसद बनाई गई है और उस संसद में उस पार्लियामेंट के 2 पार्ट होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, और जो है तीसरा पार्ट होता है राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों मिलकर काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक के हाथ में पावर है, यहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म है गवर्नमेंट की। जो थर्ड फीचर है वो है सेपरेशन ऑफ पावर्स। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बात की थी, फेडरलिज्म है, यहाँ पर संघवाद है, संघ बनाए गए हैं। संघवाद का मतलब होता है लोगों का एक संघ होता है जो मिलके काम करता है, लेकिन वो संघ, उस संघ के अंदर पावर को सेपरेट कर दिया जाता है। सेपरेशन ऑफ पावर्स का मतलब है कि किसी एक पर्टिकुलर इंसान के हाथ में पावर्स नहीं है। जैसे कि अमेरिका के प्रेसिडेंट के पास फुल पावर्स होती हैं, ऐसा इंडिया के प्रेसिडेंट के पास नहीं होता, क्योंकि जो प्रेसिडेंट है वो सिर्फ एक नॉमिनल जो है अध्यक्ष होता है, एक तरीके से नाम मात्र का अध्यक्ष होता है। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि सारी की सारी जो पावर्स होती हैं वो पार्लियामेंट के पास होती है, जो पीएम होता है उसके पास होती है, उसके जो मिनिस्टर्स होते हैं उनके पास होती हैं। क्योंकि कोई भी कानून, कोई भी नियम तब बनता है जब उसको पार्लियामेंट में पेश किया जाता है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों उसको पास कर देती हैं। अगर राज्यसभा या लोकसभा किसी भी सदन के द्वारा उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है तो वो कानून नहीं बन सकता। उसके लिए उनका बहुमत होता है, ठीक है। एक होता है साधारण बहुमत और एक होता है विशेष बहुमत। साधारण में सिर्फ उसका जो है एक तरीके से हम कह सकते हैं 2/3 हिस्सा चाहिए होता है, लेकिन जो विशेष होता है उसमें हमें ज़्यादा वोट की ज़रूरत होती है। इसके बाद फोर्थ फीचर है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स मतलब है कि जो हमें अधिकार दिए गए हैं, कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। उस कॉन्स्टिट्यूशन में 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। पहले 7 होते थे, अब राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया है। तो अब जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं वो कौन कौन से हैं आप मुझे जो है बता सकते हैं, और हम आगे जो टॉपिक्स हैं उनके अंदर उनकी बात भी करेंगे। इसके बाद आता है नेक्स्ट फीचर है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब है कि जो हमारी जुडिशरी है, जो न्यायपालिका है, वो इंडिपेंडेंट है, मतलब स्वतंत्र है। उसके ऊपर किसी का जो है प्रेशर नहीं होता। जुडिशरी के अंदर जो भी जज होते हैं या फिर जो और लॉयर वगैरह होते हैं वो सब इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं। हमारे देश में हम बात करते हैं कोर्ट्स की तो 3 लेवल पर होती हैं। अगर हमें कोई भी केस दर्ज करना है, कोई भी केस फाइल करना है, तो सबसे पहले जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की बात आती है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का जो डिसीजन है, अगर उससे हम सेटिस्फाइड नहीं है, हमें लगता है कि हमें जो डिसीजन मिला है वो सही नहीं है, हमारे साथ अन्याय हुआ है, तो हम हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अगर हाई कोर्ट के फैसले से भी हम सेटिस्फाइड नहीं हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। इसीलिए जो ये प्रोसेस है ये कितनी अच्छी प्रोसेस है, जिसकी वजह से जो न्याय किया जाता है वो सही होता है, स्वतंत्र होता है, इंडिपेंडेंट होते हैं। अब देखिए, इसमें कुछ ऐसे रूल भी बना दिए गए हैं कि अगर कोई जज है किसी तरीके से कोई इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं करता है, किसी एक तरीके से पार्शियलिटी करता है, तो उसके लिए भी कार्यवाही की जाती है, उसको उसके पद से हटा दिया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद बात आते हैं सेकुलरिज्म की। सेकुलरिज्म का मतलब है कि धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर जो है धर्म को विशेष महत्व नहीं दिया जाता, सभी धर्म जो है वो इक्वल हैं। अब हम बात करते हैं 6 फंडामेंटल राइट्स की। जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं वो कौन कौन से हैं और इंडिया के जो सिटीजन्स हैं उन सबको वो अधिकार मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट फंडामेंटल राइट कौन सा है? राइट टू इक्वलिटी। इसमें क्या है? समानता का अधिकार। सभी जो सिटीजन हैं वो कानून के सामने समान है, चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई किसी भी धर्म से बिलोंग करता है, चाहे कोई किसी भी कास्ट से बिलोंग करता है। सेकंड है राइट टू फ्रीडम। स्वतंत्रता का अधिकार है। हमारे देश के अंदर हर एक सिटीजन को बोलने का अधिकार है, किसी भी जगह घूमने फिरने का अधिकार है, ठीक है, कहीं पर भी जाके काम करने का अधिकार है, कहीं भी जाके सेटल्ड हो जाने का अधिकार है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर हमारा किसी भी इंसान के द्वारा शोषण किया जाता है तो हम उसके अगेंस्ट आवाज़ उठा सकते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। हमें जो है कोई भी धर्म अपनाने को, उसका प्रचार करने का, उसका प्रसार करने का पूरा अधिकार है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, हमें सांस्कृतिक और एजुकेशनल अधिकार भी मिले हैं, हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और अपनी संस्कृति को अपना सकते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़,
राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ जो है, ये जो 6 राइट है, ये हमें जो है इन सभी 5 जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको पाने के लिए जो है सही है, क्योंकि अगर ये राइट हमारे पास नहीं है तो इन सब का भी कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता। इसीलिए इसको बाकी सभी अधिकारों की आत्मा कहा गया है, क्योंकि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं कि अगर इन सभी अधिकारों में से कोई भी एक अधिकार हमारा छिन रहा है तो उसके लिए हम जो है कंप्लेन कर सकते हैं कि हमारा अधिकार छिन रहा है, वो अधिकार हमें मिलना चाहिए। इसके बाद सेक्युलर स्टेट को थोड़ा सा डीपली पढ़ लेते हैं। ए सेक्युलर स्टेट इज दैट विच डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी पर्टिकुलर रिलीजन एज द स्टेट रिलीजन। कोई भी सेक्युलर स्टेट वो होता है जिसके अंदर किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को स्टेट रिलीजन के रूप में प्रमोट नहीं किया जाता ऑफिशियली, क्योंकि यहाँ पर सभी धर्मों को समान समझा जाता है। ऐसा नहीं होता कि हम किसी एक पर्टिकुलर विशेष धर्म को मानते हैं, ऐसा नहीं होता। सोसाइटी इज बाउंडेड टू ए सर्टेन सेट of rules which makes it what it is and differentiated it from other kinds of society. These rules in large societies in which different communities of people live together are formulated through consensus. In modern countries, this consensus is usually कोई भी सोसाइटी, कोई भी समाज कुछ रूल्स रेगुलेशंस के अंदर बाउंडेड होती है, उसके अंदर कुछ नियमों का पालन किया जाता है और यही उस सोसाइटी को दूसरे सोसाइटी से अलग बनाता है। इसी डिफ्रेंशिएटेड की वजह से जो एक सोसाइटी है वो दूसरी सोसाइटी से अलग होती है। अब ये जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं किसी भी बड़ी सोसाइटी के अंदर, किसी भी कम्युनिटी के लोगों के बीच, अगर वो एक दूसरे के साथ रह रहे हैं तो उनको कुछ नियम और कानूनों का भी पालन करना पड़ता है। अब वो जो नियम और कानून हैं वो आम बहुमत से बनाए जाते हैं, यानी कि सभी लोगों का डिसीजन उसके अंदर होता है कि किस तरीके के रूल बनाए जाने चाहिए। और अगर मॉडर्न कंट्रीज़ की बात करते हैं तो ये जो साधारण बहुमत होता है ये मोस्टली क्या होता है, रिटर्न में अवेलेबल होता है। इसी तरीके से ये जो रिटर्न डॉक्यूमेंट हमारे पास होता है जिसके अंदर इस तरीके के रूल्स पाए जाते हैं सोसाइटी में, जिनको लागू किया गया होता है और उनको फॉलो भी किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन। ए रिटन डॉक्यूमेंट इन विच वी फाइंड सच रूल्स इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो रिटन डॉक्यूमेंट है और उसके अंदर सोसाइटी के इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को लिखा गया होता है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है। Constitution lays certain ideals that form the basis of the kind of country that we as citizens aspire to live in. The Constitution serves as a set of rules and principles that all persons in a country can agree upon as the basis of the way in which they want the country to be governed. This includes the type of government and also an agreement on certain ideas, and they all believe the country should be upheld. किसी भी कंट्री के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया जाता है वो सभी लोगों को हेल्प करता है किसी भी कंट्री के, कि उनको उन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स के बारे में पता होना चाहिए। जो भी नियम और कानून उनकी सरकार जो है उनके अकॉर्डिंग वर्क करती है वो उनको पता होना चाहिए। अगर किसी भी कंट्री के लोगों को नहीं पता होगा कि ये जो नियम और कानून है क्या नियम है, किस तरीके से हम उनके अकॉर्डिंग वर्क कर सकते हैं, किस तरीके से अगर कोई हमारा शोषण कर रहा है तो उसके अगेंस्ट आवाज़ उठा सकते हैं, तो कैसा सिस्टम हो जाएगा, एक तरीके से डेमोक्रेसी नहीं रहेगा, बिल्कुल डेमोक्रेसी के अपोजिट यानी कि मोनार्की सिस्टम हो जाएगा। अब देखिए जो प्रिंसिपल्स एंड आइडल्स होते हैं वो मोनार्की सिस्टम में भी होते हैं लेकिन वो डेमोक्रेसी से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। अब मोनार्की सिस्टम में क्या होता है, राजा का शासन होता है, राजा क्या करता है, अकेला कोई भी डिसीजन ले सकता है, लेकिन डेमोक्रेसी में कोई भी एक इंसान अकेला डिसीजन नहीं ले सकता। उसके लिए एक लंबी प्रोसेस होती है, काफ़ी सारे लोग मिलकर वहाँ पर वर्क करते हैं। हो सकता है बाय चांस किसी एक इंसान से गलती हो सकती है जल्दबाजी में, लेकिन जब एक लोगों का समूह, एक ग्रुप मिलकर वहाँ पर वर्क करता है तो वहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ कम होती है कोई भी मिस्टेक होने की। पहले क्या होता था, राजा का शासन होता था। अगर किसी इंसान ने कोई अपराध किया है, राजा क्या करेगा, तलवार से उसका सर धड़ से अलग कर देगा।
कि तूने ये अपराध किया है और मैं तेरे को इसकी सज़ा दे रहा हूँ, लेकिन 2 दिन बाद पता चलता है कि उस इंसान ने वो अपराध किया ही नहीं था, किसी ने उसके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया था। तो क्या हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ है कि हम उसको दोबारा से जिंदा कर दें? नहीं कर सकते। तो ये होता था मोनार्की सिस्टम में। उसमें हो सकता था राजा से भी गलतियां हो सकती थी, हो सकता है कोई इंसान झूठ बोल दे कि इसने ये अपराध किया है और उसने वो किया ही ना हो, और गुस्से में राजा उसको पनिश कर दे। इसीलिए जो डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती हैं, उसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है वर्क होता है। कोर्ट के अंदर अगर किसी के ऊपर कोई भी केस फाइल होता है तो सबसे पहले जो है दोनों साइड से जो भी होते हैं उनको बुलाया जाता है, उनसे जो कंप्लीट घटना होती है, पूरी का पूरा जो इंसिडेंट होता है उसके बारे में पूछा जाता है कि किस तरीके से क्या इंसिडेंट हुआ था। काफ़ी लंबी प्रोसेस है जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। पिछली क्लास में भी हमने जो पढ़ा था 7th क्लास में भी, कि किस तरीके से जो पुलिस होती है वो अपना वर्क करती है, फिर उसके बाद कौन सी प्रोसेस होती है, कोर्ट में केस कैसे फाइल किया जाता है। 7th क्लास में भी हम डीपली इसको पढ़ चुके हैं। तो इसी तरीके से ये जो गवर्नमेंट का सिस्टम होता है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का सिस्टम, वो काफ़ी अच्छा होता है मोनार्की सिस्टम के कंपेरिजन में। लेकिन हम यहाँ पर बात करते हैं नेपाल की, तो नेपाल में काफ़ी सालों से संघर्ष चल रहा है, लोगों का स्ट्रगल चल रहा है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए, लेकिन वहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं टिक पा रही है। वहाँ पर जो है ये प्रोसेस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को स्टार्ट करने की गई थी। उनका एक कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया गया था। लोग चाहते थे कि वहाँ पर एक अच्छा संविधान हो और उसी के अकॉर्डिंग शासन चले, लेकिन ये सब पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि ये सब उनको शूट नहीं किया और उनको एक नया सेटअप करना पड़ा। जो गवर्नमेंट है वो दोबारा से मोनार्की सिस्टम में कन्वर्ट हो गई। अगर वहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो जाती है तो इसका मतलब लोगों की सरकार होगी, लोकतंत्र होगा। लोकतंत्र का मतलब होता है, डेमोक्रेटिक का मतलब होता है कि हम अपनी गवर्नमेंट खुद चुनते हैं, जो शासक होता है उसको हम खुद चुनते हैं। इस तरीके से नेपाल में जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं स्थापित हो पाई। और अगर बात करते हैं किसी भी कंट्री की, तो अगर वहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाई जाती है तो उसके अकॉर्डिंग ही उन नियमों और कानूनों को चेंज करना पड़ता है। एक कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पर बनाया जाता है। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत सारी चीज़ों को डिफाइन करता है। इसी के साथ साथ वो किसी भी कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम को, वहाँ के राजनीतिक तंत्र को भी डिफाइन करता है कि वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है। एक मोनार्की सिस्टम में राजा जो है उसके पास सुप्रीम पावर्स होती हैं, यानी कि वो ही सबसे बड़ा मुखिया होता है, वो जो डिसीजन लेगा वो फाइनल होगा। लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है, जो जनता के रिप्रेजेंटेटिव हैं, यानी कि जिनको हमने इलेक्ट करके, हमने चुन के, उनके सिटीजन्स ने चुन के भेजा है, वही शासन चलाते हैं। द गवर्नमेंट इज़ रन बाय द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल। जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो प्रतिनिधि होते हैं, जो जनता ने चुन के भेजे हैं, उन्हीं के द्वारा शासन चलाया जाता है। जो एमपीज़ हम चुनते हैं, अगर हम बात करें शॉर्ट में, जिन एमपीज़ को चुना जाता है लोकसभा के लिए, उन्हीं के द्वारा जो है, उन्हीं में से जो है किसी एक को, यानी कि बहुमत दल का जो लीडर होता है, जिसको सबसे ज़्यादा वोट हासिल हुए हैं, उनका जो लीडर होता है उसको पीएम बना दिया जाता है। और जो अदर एमपीज़ होते हैं उनको क्या बना दिया जाता है, अलग अलग मिनिस्टर्स बना दिया जाता है, अलग अलग डिपार्टमेंट उनको सौंप दिया जाता है। इसके बाद बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और कौन सी पावर्स होती हैं, कौन कौन से नियम्स होते हैं और किस तरीके से काम करता है कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक सेफ गार्ड के रूप में भी काम करता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो डिस्क्राइब रूल्स दैट गार्ड अगेंस्ट मिसयूज ऑफ पावर बाय द लीडर्स। जो लीडर्स होते हैं वो किसी भी पावर का मिसयूज़ ना करें, इसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णन है। बहुत सारे रूल्स को डिस्क्राइब किया गया है ताकि जितने भी लीडर्स हैं वो क्या कर सकें, वो अपनी पावर्स का एक तरीके से गलत इस्तेमाल ना कर सकें। वो कौन कौन से रूल्स हैं, कौन कौन से रेगुलेशंस हैं, वो हमें फंडामेंटल राइट से ही पता चल जाता है, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा राइट है, फंडामेंटल राइट है, जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, उन्हीं के अलग अलग पार्ट्स हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम जो गवर्नमेंट का वर्क है उसको जान सकते हैं। हमें जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन मिला हुआ है, सूचना का अधिकार हमें मिला हुआ है। राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है आरटीआई जिसको बोला जाता है, उसके तहत हम किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर से जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपने ये काम किया है, ये वर्क आप कर रहे हैं, तो इससे किस लिए कर रहे हैं, इससे क्या प्रॉफिट होगा। अगर हमारे लिए उसका कोई लॉस है, कोई नुकसान है, तो
उसके लिए भी जो हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, या फिर राइट टू रेमेडीज़ है, फंडामेंटल रेमेडीज़ है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इन सब जो फंडामेंटल राइट्स के द्वारा जो है हम जो है जस्टिस प्राप्त कर सकते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमें राइट टू इक्वलिटी की भी गारंटी देता है कि जो सभी लोग हैं उनको इक्वल समझा जाएगा, जो कानून है वो सबको इक्वल समझेगा। अगर मान लीजिए किसी एक अमीर इंसान ने चोरी की है, या गरीब इंसान ने की है, किसी राजा ने की है, या फिर किसी प्रधानमंत्री ने की है, या फिर प्रेसिडेंट ने की है, चाहे कोई भी हो, चोरी करने वाले के लिए जो पनिशमेंट होगी वो सेम होगी। अगर किसी ने किसी का मर्डर किया है तो ये नहीं पूछा जाता कि उसका धर्म क्या है, वो किस कास्ट से बिलोंग करता है, पैसे वाला है, नहीं, सभी जो है कानून के सामने क्या है, इक्वल है। अगर एक इंसान को किसी एक इंसान ने कोई अपराध किया है तो चाहे वो कोई भी हो, वो कानून के सामने इक्वल है। अगर प्रेसिडेंट से भी मिस्टेक हुई है तो उसके लिए भी उसको पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। इसी तरीके से जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमें क्या कहते हैं कि कोई भी सिटीजन, किसी भी जो है नागरिक के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा उसके रिलीजन के बेस पे, रेस के बेस पे, कास्ट के बेस पे, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पे किसी भी इंसान के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये भी इंश्योर करता है कि कोई भी एक पावरफुल लोग किसी दूसरे लेस पावरफुल इंसान के ऊपर अपना अधिकार नहीं जमाएगा, उसके साथ किसी भी तरीके का जो है डिस्क्रिमिनेशन या फिर डोमिनेंट उसको नहीं करेगा, कोई भी हिंसा उसके साथ नहीं कर सकता। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर और भी बहुत सारे रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम माइनॉरिटीज़ को जो है उनके ऊपर अपना प्रेशर नहीं डाल सकते। माइनॉरिटीज़ का मतलब होता है अल्पसंख्यक लोग, मतलब जिनकी संख्या कम होती है, ठीक है। तो जो मेजॉरिटी पीपल होते हैं वो माइनॉरिटी पीपल के ऊपर कोई भी अधिकार नहीं जमा सकते कि आपको ये काम करना पड़ेगा, ये आप नहीं कर सकते, उनको ऑर्डर नहीं दिया जा सकता, या फिर उनके साथ जो है हिंसा वायलेंस नहीं की जा सकती। इसी वजह से हमारे देश का जो संविधान है वो एक तरीके से सेफगार्ड के रूप में भी काम करता है माइनॉरिटी पीपल्स के लिए। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमें बहुत सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट भी करता है। कोई भी अगर मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन ना हो, एक हम कल्पना करके देखते हैं, एक मान लीजिए हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो वहाँ पर क्या होगा, कोई भी इंसान किसी का मर्डर करता है, चोरी करता है, भाग जाता है, अगर हम उसको पकड़ सकते हैं ठीक है, अदरवाइज़ कोई सॉल्यूशन नहीं है। कैसा हो जाएगा, एक तरीके से जंगल राज हो जाएगा। जैसे एक जंगल के अंदर, एक वन के अंदर पशु पक्षी रहते हैं, एक दूसरे को अगर मार कर खा जाते हैं तो उनके लिए कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है। तो इस तरीके से कैसी लाइफ हो जाएगी, बिल्कुल डेंजरस हो जाएगी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा लोगों को। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन का एक संविधान का होना बहुत ही ज़रूरी है। हमारे देश में आज़ादी के बाद काफ़ी कोशिश की गई थी एक संविधान बनाने की। मैंने आपको पहले ही बताया था स्टार्टिंग में, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी और उसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पहले बहुत सारे देशों का संविधान पढ़ा, उन देशों से जो चीज़ें अच्छी लगी, यानी कि जो रूल एंड रेगुलेशन अच्छे लगे दूसरे देशों के, उनको हमने भी अडोप्ट कर लिया, यानी कि अपने देश के संविधान के अंदर उनको हमने लिख लिया। तो जब भारत आज़ाद हुआ था, इंडिपेंडेंट हुआ था, तो उस टाइम पे हमारे देश में डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं होता था। जैसे ही देश आज़ाद हुआ तो ये कोशिश की गई लीडर्स के द्वारा, जो हमने अभी जिक्र किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी जिसके अंदर 300 मेंबर होते थे, उन सब के द्वारा कोशिश की गई कि एक ऐसा संविधान बनाया जाए जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग हो। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मतलब क्या होता है कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है हमारे, उन्हीं के द्वारा शासन किया जाए। तो जो ये असेंबली 1949 में बनी थी, ये लगातार समय समय पर इनकी अलग अलग मीटिंग्स होती रही, लगभग 3 साल तक। लगभग 3 साल इसलिए क्योंकि 2 साल 11 महीने और 18 दिन का टोटल टाइम लगा था इसको प्रिपेयर करने में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में। तो लगातार ये मीटिंग्स होती रही और हमारा जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो बनाया गया। अब बहुत सारे फैक्टर्स थे जो यहाँ पर काम कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के जब बना रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को, तो काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ा था। अब देखिए डिफ़िकल्टीज़ कैसे हो सकती हैं, क्योंकि 300 मेंबर हैं, 300 में से हर एक की अपनी अलग राय हो सकती है। वो जो है रूल एंड रेगुलेशन जो बनाए जाएंगे वो किस तरीके के होंगे, सभी लोग जो है अपनी अलग अलग राय दे सकते हैं, लेकिन उन सभी को
एक तरीके से उनके अंदर जो भी चीज़ें सही नहीं हैं उनको हटा के और नई चीज़ें ऐड करके उसको एक तरीके से परफेक्ट बनाना जो है काफ़ी मुश्किल काम था। और इसी मुश्किल को काम करने के लिए जो है 300 जो मेंबर संविधान सभा में थे उन्होंने जो है काफ़ी मेहनत की है और तब जाके हमारे देश का संविधान जो है वो हमें मिल पाया है। अब देखिए जो फेडरलिज्म है उसके अंदर क्या होता है, फेडरलिज्म में गवर्नमेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग लेवल्स होते हैं गवर्नमेंट के। अब वो जो अलग अलग लेवल्स होते हैं उनमें अलग अलग जो है एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं चुनकर। हम बात करते हैं अगर गवर्नमेंट के लेवल्स की, तो सबसे पहले बात आती है सेंट्रल लेवल पर। सेंट्रल लेवल पर हमारी गवर्नमेंट होती है, पार्लियामेंट होती है, उसके अंदर लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट होती हैं। और जो है फर्स्ट जो लेवल होता है सेंट्रल लेवल होता है, सेकंड पे होता है स्टेट लेवल की। स्टेट लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है उसमें क्या होते हैं, एक तरीके से विधानसभा और विधानमंडल होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। ज़रूरी नहीं है कि सभी राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, बहुत कम स्टेट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर लेजिस्लेटिव जो है काउंसिल होते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली सभी स्टेट्स में होती है, हमारे हरियाणा में भी जो है लेजिस्लेटिव असेंबली है, काउंसिल नहीं है। इसके बाद थर्ड लेवल जो आता है वो आता है हमारा पंचायती राज सिस्टम। जो पंचायती राज सिस्टम है ये स्टार्टिंग में नहीं था, बाद में इसको ऐड किया गया है। जो है 1992 में जो है 73वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है। 1992 में 1992 में 73वां संविधान संशोधन हुआ था, कॉन्स्टिट्यूएंट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। उस अमेंडमेंट के तहत जो है पंचायती राज सिस्टम को ऐड कर दिया गया था। पहले 2 ही लेवल होते थे, जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन जो पंचायती राज सिस्टम है वो थर्ड लेवल का ऐड कर दिया गया था 1992 में, 1992 में। और कौन से जो है संविधान संशोधन से, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 73वें संविधान संशोधन से ऐड कर दिया गया था। अब जो सिस्टम होता है सेंट्रल लेवल पे, उस पर मैंने आपको बताया प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। और उसकी जो मंत्री परिषद होती है, जो राज्यसभा के अंदर भी मेंबर्स होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन होते हैं, 2 हाउसेज होती हैं। और इसके अलावा जो है प्रेसिडेंट होता है। और स्टेट लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, बिल्कुल पार्लियामेंट की तरह ही होती है। उसके अंदर जो है एमएलएज होते हैं और जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। और एमपीज होते हैं सेंट्रल लेवल पे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इसके बाद जो थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट है पंचायती राज सिस्टम, उसमें जो है सरपंच होता है। उसके भी 3 पार्ट हो सकते हैं, ग्राम सभा, ग्राम समिति और जो है एक तरीके से ब्लॉक समिति होती है। और इसके अलावा जो है जिला परिषद। इसके बाद हम बात करते हैं इंडियन, हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, ये ज़्यादा डीप में हो जाता है पंचायती राज सिस्टम वगैरह को, लेकिन मैंने आपको बेसिक नॉलेज के लिए इसको एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर कुछ न्यायिक प्रणाली भी ऐसी है जिसमें स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास फुल अथॉरिटी होती है। कोई भी एक गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट के ऊपर जो है प्रेशर नहीं डाल सकती। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकती है। ऐसा नहीं है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो अंडर में रहकर काम करेगी, नहीं। जो जुडिशरी होती है वो इंडिपेंडेंट तभी हो सकती है जब एक गवर्नमेंट दूसरे के ऊपर अपना प्रेशर ना डाले, वो जो है इंडिपेंडेंटली वर्क करें। ये जितने भी फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, इनकी हम शॉर्ट में पहले बात कर चुके हैं, लेकिन एक बार थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो भी एक फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें क्या होता है कि जो गवर्नमेंट के अलग अलग टायर्स होते हैं, जो अलग अलग टायर्स हैं वो इंडिपेंडेंटली अलग अलग वर्क करते हैं। और ये जो टायर्स हैं ये जो अलग अलग टायर्स हैं इनके अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो कैसे चुने जाते हैं, उसके लिए जो हमारे सिटीजन्स हैं, इंडिया के सिटीजन हैं, उनके पास एक अधिकार है यूनिवर्सल अडल्ट सफ्रेज, यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। यानी कि जिस भी इंसान की एज जो है 18 साल है, 18 ईयर से अबव जितने भी मेंबर्स हैं वो सब वोट डाल सकते हैं, अपना लीडर चुन सकते हैं। जो प्रोविज़न ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो भी एक बहुत ही अच्छा फीचर है, क्योंकि इसमें पावर्स को अलग अलग डिवाइड कर दिया गया है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी में। जो लेजिस्लेचर है वो कानून बनाती है, एग्जीक्यूटिव जो है वो उनके अकॉर्डिंग वर्क करती है, और जुडिशरी उन्हीं कानूनों के अकॉर्डिंग जो है न्याय करती है। लेजिस्लेचर कानून बनाने का काम करती है, ठीक है। और जो एग्जीक्यूटिव है उसमें उन कानूनों को जो है लागू किया जाता है। यहाँ पर कानून बनाए जाते हैं, लागू किया जाता है, और यहाँ उन्हीं कानूनों के अकॉर्डिंग न्याय किया जाता है।
इस तरीके से जो लेजिस्लेचर है वो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, जहाँ पर जो एजुकेटेड हैं वो उनका ही एक ग्रुप होता है और वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, लॉज के इम्प्लीमेंटेशन के लिए। यानी कि जो कानून बनाए गए हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे तरीके से हो, कोई भी इंसान जो है उन कानूनों को ना तोड़े और उन्हीं कानूनों के अंदर रहकर उनका जो है एक तरीके से अपना जीवन चलाए। और इन्हीं सब के बीच में जो बैलेंस है वो इन तीनों ऑर्गन्स के द्वारा स्थापित किया जाता है। यानी कि ये तीनों ऑर्गन मिलकर एक तरीके से वर्क करते हैं, तभी प्रॉपरली बैलेंस किया जा सकता है किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को। अब जो फंडामेंटल राइट्स का फीचर है उसमें भी मैंने आपको बताया था कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं और उन्हीं फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग किसी भी सिटीजन को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोटेक्ट करता है सभी सिटीजन्स को, उनके साथ किसी भी तरीके का कोई भी अन्याय नहीं किया जा सकता। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सभी के अधिकारों को सुरक्षित रखने की गारंटी देता है, सभी के साथ इक्वल बिहेव किया जाता है और सभी के अधिकारों को सुरक्षित रखा जा सकता है। फंडामेंटल राइट्स को हम पहले ही पढ़ चुके हैं, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। हम बात करते हैं अगर एडिशन में जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके जो प्रोविजंस हैं वो किसी भी कंट्री के अंदर ऐसे होने चाहिए कि सभी, देखिए कोई भी चीज़ बनाने से, कोई भी कानून बनाने से सिर्फ इतना इफ़ेक्ट नहीं होता, उनको लागू करना भी ज़रूरी होता है। तो जो इसी तरीके से फंडामेंटल राइट्स हैं, हम किसी भी इंसान के फंडामेंटल राइट्स को तब सेव रख सकते हैं जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करें, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारी हैं उनको जो हम अच्छे तरीके से निभाएं, क्योंकि किसी एक इंसान की जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो दूसरे के अधिकार हैं। जिस तरीके से हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम स्वतंत्रता से जिएं, इसी तरीके से हमारी फंडामेंटल ड्यूटी भी है कि हम दूसरे को स्वतंत्रता से जीने दें, उसकी लाइफ में इंटरफेयर ना करें। जैसे कि हम चाहते हैं कि कोई हमारी लाइफ में इंटरफेयर ना करे, किसी की वजह से हमें किसी प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े, इसी तरीके से उस दूसरे इंसान का भी अधिकार है, कि उसको भी इंडिपेंडेंटली जीने दिया जाए। तो हमारी ड्यूटी है कि हम किसी दूसरे के ऊपर जो है एक तरीके से वोलेंस, हिंसा ना करें, डिस्क्रिमिनेशन ना करें किसी के साथ। जो नेक्स्ट फीचर है सेक्युलरिज्म, मैंने आपको बताया था कि सेक्युलरिज्म का मतलब होता है धर्मनिरपेक्षता। एक सेक्युलर स्टेट जो होता है उसमें किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन के रूप में नहीं प्रमोट किया जाता। ऐसा नहीं होता कि किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को ही हम मानेंगे। जैसे कि हम इंडिया की बात करें तो इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है। इंडिया में क्या है, किसी भी एक पर्टिकुलर धर्म को जो है ज़्यादा ऊंचा दर्जा नहीं दिया जाता, सभी धर्मों को इक्वल समझा जाता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब यहाँ पर जो है आपस में मिलकर रहते हैं। तो इस तरीके से जो हम कह सकते हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एक क्रूशियल रोल है। ये सारे के सारे जो नियम और कानून हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को अच्छे तरीके से चलाने के लिए। इसके बाद हम कुछ ऐसे वर्ड्स को डिफाइन करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फर्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन, यूजुअली अ रिटन डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स द रूल्स ऑफ गवर्निंग ए सॉवरेन स्टेट। किसी भी एक जो है स्टेट के अच्छे तरीके से जो है उसकी सरकार को चलाने के लिए हमारे पास जो एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर बहुत सारे रूल्स होती हैं, वो क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि संविधान एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसके अंदर किसी कंट्री को चलाने के लिए जो महत्वपूर्ण नियम और कानून हैं वो लिखित होते हैं। नेक्स्ट है कंसेंसस। कंसेंसस क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है जिसके मतलब होता है कि सभी लोग एग्री हैं किसी भी वर्क के लिए। एग्रीमेंट ऑफ ऑल द पीपल ऑन एन इशू, किसी इशू के ऊपर सभी लोग एग्री होना। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या है, एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसके अंदर लोग क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं। ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल एट लार्ज होल्ड द अल्टीमेट पावर ऑफ गवर्नेंस। द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल कॉन्स्टिट्यूट द गवर्नमेंट and undertake the constitutional responsibilities in order to achieve the ideal of the constitutions। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो गवर्नमेंट की एक ऐसी फॉर्म होती है जिसके अंदर सिटीजन्स के द्वारा रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ किया जाता है वोट डालकर, और उन्हीं रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा जो है शासन चलाया जाता है। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स जो है एक सेट होता है राइट्स का, यानी कि बहुत सारे जो अधिकार उसके अंदर है। वैसे तो बेसिकली 6 फंडामेंटल राइट्स हैं लेकिन उनके भी सब पार्ट्स हैं।
तो किसी भी सिटीज़न की डिग्निटी और उसके ओनर को जो है एक तरीके से सेफ रखने के लिए, उसकी लाइफ को सपोर्ट करने के लिए कुछ कानून दिए गए हैं, जो कि जुरिस्डिक्शन यानी कि जो जुडिशरी हमारी है, जो न्यायपालिका है, उसके द्वारा इंश्योर किए जाते हैं। इक्वलिटी मतलब समानता, स्टेट ऑफ बीइंग इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट, सभी जो है इक्वल हैं। मेजोरिटी मैक्सिमम इन नंबर, मेजोरिटी का मतलब होता है बहुसंख्यक यानी कि जिनकी संख्या ज़्यादा होती है। माइनॉरिटी मिनिमम इन नंबर, जिनकी संख्या कम होती है। फेडरलिज्म, फेडरलिज्म का मतलब है किसी गवर्नमेंट के एक से ज़्यादा लेवल होने, द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री, किसी कंट्री के अंदर गवर्नमेंट की एक से ज़्यादा लेवल होना, जैसे कि हमारे देश में है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड जो है लोकल गवर्नमेंट। रिप्रेजेंटेटिव, देखिए रिप्रेजेंटेटिव वो लोग होते हैं जिनको जो इलेक्शन जो है लड़ते हैं और उनको हम इलेक्ट करके भेजते हैं, उन्हीं के द्वारा जो है सरकार चलाई जाती है। तो रिप्रेजेंटेटिव कौन होते हैं? प्रतिनिधि, यानी कि वो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब स्टार्टिंग में जो इलेक्शन होने थे तो उस टाइम पे टोटल पॉपुलेशन के बेस पे रिप्रेजेंटेटिव बनाए गए थे कि 1000 लोग जो है, पहले तो 1 लाख का होता था, मतलब जो टोटल पॉपुलेशन है उसके बेस पे कि जैसे 1 लाख के ऊपर जो है 1 लोग जो होगा वो उन सब का रिप्रेजेंटेटिव होगा, यानी कि वो सारे लोग वोट डालेंगे और जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं उनमें से एक चुना जाएगा और वो उन सब का प्रतिनिधित्व करेगा। जैसे कि हम मानते हैं कि किसी भी क्लास में जो मॉनिटर है उसको ये बोल दिया जाए कि जो मॉनिटर कहेगा वो सही होगा, क्योंकि वो सबके द्वारा चुन के सबकी सहमति से मॉनिटर बनाया गया है। ठीक है, सब लोग मिलकर जो है अपने वोट देंगे कि हम किसको बनाना चाहते हैं। ठीक है, वो उसको बनाएंगे तो वो कैसे वर्क करेगा, जैसा वो सब कहेंगे उन्हीं के अकॉर्डिंग वर्क करेगा। तो इस तरीके से वो क्या है, उनका एक रिप्रेजेंटेटिव है। इसके बाद बात आती है सेकुलरिज्म की, यानी कि धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि एक ऐसा स्टेट जो किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को ऑफिशियली प्रमोट नहीं करता, सभी रिलीजन उसके लिए इक्वल है। तो यहाँ पर हम चैप्टर को फिनिश करते हैं, क्योंकि हमने जो है यहाँ पर पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के बारे में, जो कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स हैं उनके बारे में, और किसी भी कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों होती है। उम्मीद करती हूँ आपको चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे।